तो भैया इलेक्शन का, चुनाव का जिक्र नहीं होता वहाँ, उस आदमी का जिक्र होता है पूरा पंचायत में। अरे बहुत माल छाप रहा है, 3 तल्ला मकान ठोक लिया है, 3 साल में दिल्ली में रह रहा है, और दिल्ली में 3 साल में ही 3 तल्ला मकान ठोक लिया, मतलब बहुत छाप रहा है। छोटा काम उससे होगा नहीं, बड़ा काम वो करने के लायक नहीं है। फिर मैंने काम करके, भाई समय है तेरे पास 10 मिनट? बोला हाँ भैया बिल्कुल है, बताइए क्या करना है। हम कहा ट्रक के नीचे आ जा यार तू, यूथ को बोलो ना ये काम कर ले, इंटरेस्ट नहीं है, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये वाला मेरे से होगा नहीं, ये वाला मैं करूंगा नहीं। तो क्या करेगा, तेरे में इंटरेस्ट कहाँ है? तुमको माहिर नहीं बनना, सरकार कुछ कर दे, माँ बाप कुछ कर दे, पड़ोसी कुछ कर दे, दोस्त कुछ कर दे, विधायक जी कुछ कर दे, तुम्हारे लिए भी कहूंगा मैं ट्रक के नीचे आओ, वही जगह है तुम्हारे लिए सही। आदमी कहो बिजनेस शुरू कर ले, अरे फेल हो गया तो एक काम कर पंचर का दुकान कर ले, अरे छोटा काम है भैया। तो एक काम कर बाइक का शोरूम खोल ले, अरे नहीं चला तो एक काम कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, अरे डूब गया तो एक काम कर SIP कर ले, म्यूचुअल फंड कर ले, अरे कंपनी भाग गई। तो ऐसे आदमी को मन करता है मैं बोलूँ एक कोहनी अगर तेरे सर पे मार कर तेरे धरती के अंदर धंसा दें, मर जाए हैं, तब माँ बाप लताड़ कर मार के भगा दे, साला 10 लाख रुपए पर्स लिया भाई, उखाड़ लिया भाई सेल्फी लेकर के, है कुछ बन गए, कुछ हासिल कर लिए, पैसा मिल गया कुछ। काबिलियत कितने भी हो, जिसके साथ भगवान नहीं है ना, उसे कोई जिता नहीं सकता। ऐसे ही उस भगवान ने अपना स्वरूप माँ बाप के रूप में भेजा है। जब आप उसकी इज्जत नहीं करते हो, जब आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, तो आप सीधा पंगा उससे ले रहे हो। लेकिन क्या अमीर दिखने से सपने पूरे हो जाएंगे हमारे? आज के सेशन में 9 ऐसे फैक्टर पर हम बात करने वाले हैं, 9 ऐसी चीज़ों पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास का आदमी कभी भी मिडिल क्लास से बाहर निकल ही नहीं सकता, कभी नहीं निकलता। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन वो मिडिल क्लास ही रह जाता है। कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर? ये जो मिडिल क्लास का ट्रैप है, ये जो मिडिल क्लास का फाइनेंशियल मनी ट्रैप है, कैसे निकलें इससे? 9 फैक्टर्स पर बात करते हैं आज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। सबसे पहला फैक्टर है सर शो ऑफ, अमीरी का दिखावा। देखो रिच दिखना ज़रूरी नहीं है सर, रिच बनना ज़रूरी है, क्योंकि आप रिच दिख करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, रिच बन करके पूरे करने हैं ना। और दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, रिच दिखने के रूल्स अलग हैं, रिच बनने के रूल्स अलग हैं। रिच दिखने के रूल्स ये हैं कि आप जो भी कमाते हो, जो भी पैसा कमाते हो, उसको शॉपिंग मॉल्स में दे दो, उसको कभी किसी जूते के ब्रांड को, कभी कपड़े के ब्रांड को, कभी किसी फ़ोन के ब्रांड को दे दो चीज़ें खरीद करके, या फिर बैंकरों को दे दो लोन की EMI के रूप में। कभी पर्सनल लोन ले लिया, कभी क्रेडिट कार्ड का लोन, कभी होम लोन। आपका पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, दूसरों के पास जाएगा वो। तो ये तरीका होता है रिच दिखने का तरीका। आप लोन लेकर के अपना घर बना लेते हो, आप लोन लेकर के घूमने जाते हो, आप लोन लेकर के आईफोन खरीदते हो, आप लोन लेकर के वो अपना क्रेडिट कार्ड का कर्जा चुकाते हो लग्जरी मेंटेन करने में, या फिर आप शॉपिंग मॉल्स में अपने पैसे को खर्च करते हो। तो मतलब ये है कि ये सारा तरीका वो है जिससे आप अमीर दिख सकते हो। लेकिन क्या अमीर दिखने से सपने पूरे हो जाएंगे हमारे? हम जो बनना चाहते हैं लाइफ में, क्या वो बन जाएंगे हम अमीर दिख करके? नहीं सर, उसके लिए अमीर बनना पड़ेगा। आपका सपना क्या है? एक खुशहाल लाइफ जीना, पैसों की कभी दिक्कत नहीं हो, माँ बाप के जो सपने रहे हैं उन सब को पूरा करना, पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से बीते। तो अमीर दिख करके नहीं होगा, अमीर बन करके होगा। और अमीर बनने का तरीका अलग है। अमीर बनने का तरीका कहता है कि अपने पैसों को दूसरों को मत दो। दूसरों को देने का मतलब आप EMI के रूम पे बैंकरों को दे देते हो, आप चीज़ें खरीदने के लिए किसी और को दे देते हो, दुकानदारों को, शॉपिंग मॉल्स पे देते हो। अमीर बनने का रूल ये कहता है कि अपने पैसे को पालना सीखो सर। जिस तरीके से आप बच्चे को पाल पोस करके जवान करते हो ना, और फिर बुढ़ापे में वो आपकी लाठी बनता है, उसी तरीके से पैसे को जब आप पालना सीख जाते हो, उसको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है, तब जाकर के वही पैसा उसी बच्चे की तरह आपके बुढ़ापे की लाठी बनता है। शुरुआत में आप पैसे को पालोगे, बाद में पैसा जब इतना बड़ा हो जाएगा वो आपको पालने लग जाएगा। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम मिडिल क्लास हैं लेकिन मिडिल क्लास दिखना नहीं चाहते। ज़्यादातर मिडिल क्लास की पूरी लाइफ अपने आप को अमीर दिखाने में चला जाता है। मतलब उसको ये दिखाना है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, है वो बेचारा मिडिल क्लास, लेकिन दिखाना उसको है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, और इसी में पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो क्या? चैट पे जरा लिख के बताओ, लिख के बताओ। देखो सर, ये जो शो ऑफ का ट्रेंड है ना, ये शो ऑफ का ट्रेंड कहाँ से आया है? बॉलीवुड स्टार्स को देख करके,
या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख करके कोई बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, कोई महंगे फ़ोन दिखा रहा है, कोई लग्जरी डेस्टिनेशन दुबई, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम करके दिखा रहा है, और हमारे को मनता हमें भी चाहिए सब, हमें भी करना है सब। सर एक चीज़ समझो, आप ना फंसे हुए हो और आपको फांसा जा रहा है। ये मिडिल क्लास ट्रैप इसी को कहते हैं। कैसे फांसा जा रहा है सर? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब दिखाता है कि मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है या हॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है, तो सर उसके दिखाने का पर्पस समझो। उसके दिखाने का पर्पस ये है कि वो जब इन चीज़ों को दिखाता है तो उसको व्यूज़ मिलते हैं, उसको आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का अटेंशन मिलता है, और यही अटेंशन से उसकी कमाई बढ़ती है। नहीं, लेकिन आप जब उनको कॉपी करके, उनको तो भैया गाड़ी कोई ना कोई ब्रांड दे देता है, उनको कपड़े जूते आईफोन तो कोई ब्रांड दे देता है, उनको घूमने के लिए कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ब्रांड दे देता है, आपको कौन देने वाला है? आप तो अपने पैसे से ईएमआई पे खरीदोगे ना। और आपको ये सब कर करके आपका पैसा घटेगा बैंक में या बढ़ेगा? बताओ। उसका पैसा बढ़ेगा। वो जब दिखा रहा है लग्जरी डेस्टिनेशंस, लग्जरी वेकेशंस, लग्जरी कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी फोन्स, ये सब दिखा दिखा के उसका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा ये सब दिखा दिखा के पैसा घट रहा है। इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते? इतने साल से यही सब किए जा रहे हो। तो शो ऑफ उनके लिए फायदेमंद चीज है, उनको तो करना चाहिए, और कर करके वो पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप वही चीज करके अपना पैसा घटा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कियारा आडवाणी का मैंने देखा कुछ टाइम पहले 10 लाख रुपए का उसने पर्स ले लिया। सर 10 लाख रुपए का पर्स आपके हिसाब से क्या लगता है? पैसे की बर्बादी है? बिल्कुल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए का पर्स। मालूम क्यों? सर एक खबर बन गई 10 लाख रुपए का पर्स लेकर कियारा आडवाणी एयरपोर्ट पे 10 लाख रुपए का पर्स लेकर घूम रही है, खबर बन गई, मीडिया में आ गई। अच्छा, मीडिया में ये लोग जितना ज्यादा बने रहेंगे उतना ज्यादा इनको फिल्मों के लिए काम मिलेगा। मतलब इनको तो इसी एक्टिविटी में लगे रहना ना कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया में आए, तब जाके इनको फिल्मों में काम मिलेगा। यानी कि वो 10 लाख रुपए के पर्स की वजह से कि कितने दिनों तक मीडिया में बनी रही, उसका धंधा बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया। लेकिन आप ले लो 10 लाख रुपए का पर्स, तो भैया से लोन वोन लेकर के माँ बाप लताड़ कर मार के ना भगा, साला 10 लाख रुपए पर्स लिया भाई, ऐसे ना। समझो सर, शो ऑफ उनका काम है, इससे पैसा बनता है उनका। आप शो ऑफ करोगे आपका पैसा घटेगा। तभी मैंने कहा ना कि अमीर दिखने के रास्ते अलग हैं, अमीर बनने के रास्ते अलग हैं। ज्यादातर लोग अमीर दिखने वाला रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता मुश्किल है, अमीर बनने का रास्ता डिफिकल्ट है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और आज जमाना हरामखोरी का है। आजकल का यूथ देख लो भैया, चारों तरफ हरामखोर यूथ बड़े हुए हैं। मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, लेकिन है ऐसा ही। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। कहाँ बेरोजगारी है? अभी मैं मुंबई गया था कुछ दिनों पहले, तो मुंबई में हमारी गाड़ी जब जा रही थी ना, तो एक जगह पे मैंने देखा एक ठेला लगा हुआ था, कुछ बेच रहा था वो, और उस ठेले के बाहर बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने रोक करके वहाँ पे जब पता करा क्या है, तो ठेले वाला भजिया पाव बेच रहा है, और उस भजिया पाव खाने के लिए लंबी लाइन लगा करके लोग खड़े हैं, और कहते बेरोजगारी है। अरे आदमी को काम ही नहीं आता, स्किल ही नहीं है। अब मेरी ही बात कर लो, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर डाला स्टोरी पर कि हमारे को वीडियो एडिटर चाहिए। भैया भर भर के ईमेल आए वीडियो एडिटर के, भर भर के वीडियो एडिटर के ईमेल आए। इतने ईमेल आएगा, सारे ईमेल हम पढ़ भी नहीं पाए। कोई सैंपल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। अब आपके हिसाब से जब मैं इतनी बात आपको बता रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको? भर भर के वीडियो एडिटर हैं देश में, बेरोजगारी है, उनको काम नहीं मिल रहा। लेकिन सच बताऊं सर, सैकड़ों ईमेल आए, हम एक एडिटर को सिलेक्ट नहीं कर पाए, एक को नहीं सिलेक्ट कर पाए, क्यों? किसी का काम ही नहीं पसंद आया। भेज रहा है ऊट पटांग चीज़, क्या क्या भेजा। अरे भाई साहब, कोई कह रहा है हम 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें बना के भेज रहा है। सर काम की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, बेरोजगारी नहीं है, हरामखोरी है। तो ऐसे में आदमी रिच बनना मुश्किल लग रहा है उसको, तो चलो हम रिच दिख लेते हैं। सर आप पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन आप पैसे से मोहब्बत नहीं करते। कैसे? पैसा आते ही आप दूसरों को दे देते हो ना, खरीदने के लिए कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेते हो। तो पैसा भी कहता है ये मुझे अपने पास रखता ही नहीं है, जब भी थोड़ा मैं इसके पास जाता हूं ये मुझे कहीं और दे देता है। सच तो ये है कि आपको पैसों से नहीं, चीजों से प्यार है सर। नहीं, तभी तो पैसा आते ही आप चीजें खरीद लेते हो। और रिच माइंडसेट के लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। वो चीजों से नहीं, पैसों से प्यार करते हैं। वो पैसों को अपने पास रखना जानते हैं, वो पैसों को पालना जानते हैं, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना जानते हैं।
माइक टाइसन के बारे में जानते हो? माइक टाइसन दुनिया का सबसे अमीर बॉक्सर, सबसे अमीर बॉक्सर। अब चूंकि अमीर था, पैसे कमाए थे खूब उसने, बॉक्सर था, बड़ा बॉक्सर था, तो लाइफस्टाइल भरपूर गजब का मेंटेन करता था, पैसा उड़ाने में माहिर। नौबत ऐसी आई, दिवाली हो गए एक टाइम पे, पैसे खत्म हो गए सारे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर, इतना अमीर बॉक्सर, इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े बड़े लोग जब दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बस दिखावा, लाइफस्टाइल और चीजों को खरीदने की आदत की वजह से। तो हम और आप क्या है फिर? सर बिजनेसमैन वाली सोच बनाओ। मतलब आईफोन खरीदना है ना सर, आईफोन खरीदने से पहले मैं कहता हूं एप्पल की कंपनी खरीदो। एप्पल की कंपनी खरीदो का मतलब एप्पल के शेयर खरीदो, और एप्पल के शेयर खरीदने के बाद जब प्रॉफिट बने, उस प्रॉफिट से आईफोन खरीदो। धंधे वाला आदमी की सोच ये होता है। ये नहीं कि हम अपना पैसा कमाया हुआ पैसा लगाकर या बाबूजी का पैसा लगा करके ईएमआई पे आईफोन ले लिए, उसके बाद एप्पल का शेयर खरीदने का पैसे नहीं बचे। सही जगह पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे। गरीब तो होना तय है ना भैया। तो पहला फैक्टर जो हमने बात करा, शो ऑफ। और साथ में जब हम पैसों की बात कर रहे हैं ना सर, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में यह समझना जरूरी है कि पैसा कहां बचाना है और कहां खर्च करना है। यह डायलॉग तो हमने बचपन से सुना ना कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। लेकिन अमीरों की सोच जरा समझो सर, क्या हर जगह पैसा बचाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी जगह भी है जहां पैसा आपको भरपूर खर्च करने की जरूरत है सर। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कहां खर्च करें, कहां बचाएं? तो उसके लिए मैं आपको 2 ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं, 2 ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं। इन 2 ऑडियो बुक को सुनो आप। पहला ऑडियो बुक है कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस एंड स्पेंड फ्रीली ऑन एवरीथिंग, हिंदी में है, घबराओ मत। दूसरा ऑडियो बुक है फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के तरीके। ये दोनों ऑडियो बुक आपको मिलेंगे कुकू एफएम पर, और आपके सुनने से पहले लाखों लोगों ने पहले ही सुन लिया है। कुकू एफएम क्या है जरा ये भी बता दूं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर पहले से हैं, और 4200 घंटे से ज्यादा कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है। कुकू एफएम अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है, और इसके साथ ही आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन। यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 49 पे करके आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मगर इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, SRS50। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, कुकू एफएम को के बारे में बात करते वक्त ना मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूं। मुझे हमेशा से यह लगता है कि मैं आपको बेहतर बनने के लिए एक बेहतरीन सलाह दे रहा हूं। और है भी ऐसा ना? आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि कुकू एफएम सुनना ना सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करता है, बल्कि कुकू एफएम को हर रोज थोड़ा थोड़ा सुनते रहना, मुझे लगता है ये एक अच्छी आदत भी बन जाती है आपकी, और अच्छी आदतों को छोड़ा नहीं करते ना। दूसरा फैक्टर बनता है, फर्स्ट एंड मस्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी इमरजेंसी फंड। आपने मेरे ही वीडियो देख करके कई बार सोचे होंगे एसआईपी में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, एफडी में इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें पता नहीं। सर ये सारी इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है। जब पैसा कमाना शुरू किया है ना, फर्स्ट एंड मस्ट मैं कह रहा हूं, पहला और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड मालूम क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आप इस्तेमाल नहीं करते अपने रोजमर्रा की चीजों में, या आपको ये इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं दे रहा होता है, सिर्फ आपका पैसा बचा हुआ रहता है। मगर ये काम तब आएगा जब कल को कुछ इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरह की इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी या किसी भी तरह की पैसे की अचानक से एकदम जरूरत पड़ गई रातों रात, और वो पैसा आपके काम आए। क्योंकि ये जरूरत कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है सर। इट्स लाइक कि जब आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ा हो ना, तो जब तक आप कुत्ते से भाग भाग के कुत्ते से बच ना जाओ, आप चैन की सांस नहीं लेते ना। मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ऐसा ही होना चाहिए सर। कुछ भी लग्जरी खरीदने से पहले, टीवी, मोबाइल फोन, जूता, कुछ भी, हाँ बेसिक चीजें जो खरीदनी हो तो खरीदो जिंदा रहने के लिए, लेकिन कुछ भी होता है ना खुशी के लिए, आनंद के लिए, वो खरीदने से पहले मैं कहूंगा सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। सबसे पहले एसआईपी बाद में करना, बाकी इन्वेस्टमेंट सब बाद में करना, सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। क्योंकि इमरजेंसी फंड ना राहत की सांस देने का काम करता है। क्योंकि हमारे को पता है कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए, नौकरी चाकरी ना रहे, बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाए, मेरे पास एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? 6 महीने का। सर आपके घर का खर्चा अगर 25,000 रुपए है तो 25,000 रुपए इंटू 6 कर लो, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में एनी टाइम पड़ा होना चाहिए। उसको एफडी कर दो। हाँ कम इंटरेस्ट मिलेगा, 7% मिलेगा, 6.5% मिलेगा, लेकिन इसका पर्पस पैसा बढ़ाना नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे को जिंदा करे रखना है। जिंदा करे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एफडी का 7% इन्फ्लेशन और
सॉरी एफडी का 7% रिटर्न और इन्फ्लेशन भी 7%, तो इन्फ्लेशन के बराबर चलता है तो आपका पैसा जिंदा रहता है, बढ़ नहीं रहा होता है लेकिन जिंदा रहता है। और पर्पस भी यही है कि पैसा मेरे को एनी टाइम एक्सेसिबल हो। रात को 3 बजे मेरे को जरूरत पड़े तो एक क्लिक पे मेरे को पैसा हाथ में आ जाए। कहीं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रहोगे जो कि 3 बजे जरूरत पड़े तो पता चले अगले दिन 3 बजे मिले, तो तब तक आदमी का खेल ही खत्म हो जाए। ऐसी जगह इमरजेंसी फंड नहीं रखते। इमरजेंसी फंड को कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करके नहीं लगते जहां निकालने में आपको कई दिन लग जाए। तुरंत क्लिक पे निकलना चाहिए, वो होता है इमरजेंसी फंड। समझे ना? टेंशन से बचा के रखता है सर, दिल हल्का रहता है, आदमी रिस्क लेने के लिए ओपन रहता है जब इमरजेंसी फंड उसके पास होता है। और नहीं होता है तो आदमी हमेशा डरा हुआ रहता है, रिस्क लेने से डरता है। अरे ये काम करने पैसा लगा दे, रिटर्न नहीं आया तो कुछ हो गया तो ऐसे। फिर और आदमी जब रिस्क नहीं लेता तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है ना। कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी तरीके से रिस्क पर आएंगे भी, रिस्क वाला फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर है सर, दूसरों के सपनों से बाहर निकलो। मैं देखता हूं अक्सर आदमी कहीं किसी सेलिब्रिटी को देख लिया तो उससे सेल्फी लेने के लिए पागल है भैया, और सेल्फी ले भी लिया तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सबको दिखा रहा है डाल डाल करके, हमने शाहरुख खान के साथ सेल्फी लिया, इसके साथ सेल्फी लिया। अरे क्या उखाड़ लिया भाई सेल्फी ले करके? हैं? कुछ बन गए, कुछ हासिल कर लिए, पैसा मिल गया कुछ। अपने को क्यों नहीं हीरो बनाते? जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है उसको हीरो क्यों नहीं बनाते? उसको हीरो बनाओ ना सर। जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना और जिसकी सेल्फी लेकर के खुश हो रहे हो, बांटे जा रहे हो उसकी सेल्फी को, दिखाए जा रहे हो, ये समझ लो जिसकी सेल्फी आपने ली है सर वो जीत गया और आप हार गए। क्यों? क्योंकि उसका तो फैलाव हो रहा है ना, उसके फोटोज अलग अलग फैल रहे हैं ना, अलग अलग फैल रहे हैं ना। आप प्रचार कर रहे हो, देखिए इस आदमी के साथ मैंने सेल्फी ले ली है, वो जीत रहा है, आप हार रहे हो। वो समझदार है, आप बेवकूफ हो। खुद को हीरो बनाओ ना सर, खुद का कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करो ना, खुद को इस लायक बनाओ ना कि लोग आपके साथ सेल्फी लेने आए। आप काहे दूसरे के साथ सेल्फी लेने जा रहे हो? मैं तो कहूंगा यार, जिस माँ बाप ने पैदा किए हैं ना, हो सकता है वो गरीब रहे, आप गरीब हो, लेकिन उनके मरने से पहले उनको अमीर बना देना है। इस सपने के साथ काम करो ना। आप अमीर, आप खुद को अमीर बनाओ ना बनाओ वो सेकेंडरी है सर। माँ बाप गरीब नहीं मरने चाहिए। आप पूमा और एडिडास के जूते पहनो ना पहनो वो सेकेंडरी है, लेकिन उनके मरने से पहले उनको पूमा और एडिडास के जूते जरूर पहनवाने हैं। आपके हाथ में आईफोन आए ना आए, लेकिन उनके हाथ में आईफोन का टॉप वर्जन जरूर आना चाहिए। आप कहीं घूमने जाओ ना जाओ, लेकिन उनको स्विट्जरलैंड जरूर घुमाना उनके मरने से पहले, क्योंकि आपसे कम उम्र है सर उनकी। कम उम्र का मतलब आप जितना जियोगे उससे कम वो जीने वाले हैं। आधी जिनकी उनकी निकल चुकी है। तो अपने लिए सपना देखने से पहले उनके लिए सपना देखो। पाला है ना। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान धरती पे खुद नहीं आते, लेकिन अपना स्वरूप माँ बाप के रूप में भेजते हैं। और कुछ लोग, मैं ये भी देखता हूँ कि माँ बाप को बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। वो आजकल का यूथ है ना भैया, समझदार समझता है, इंटेलिजेंट है। एलोन मस्क का बाप है वो, जेब भले ही खाली है, लेकिन समझदारी में तो जेफ बेजोस और एलोन मस्क से आगे है ना वो। अपना बाप माँ को क्या समझेगा वो? तो मैं ऐसे लोगों को एक बात बताऊं सर, आप कितने भी समझदार हो गए, कितने भी काबिल हो गए, कर्ण को जानते हो ना? महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर अगर कोई था वो कर्ण था। सबसे ताकतवर अगर कोई था, सबसे बड़ा ज्ञानी कोई था अस्त्र शस्त्र का, वो कर्ण था। अर्जुन की औकात नहीं थी कि उसको मार सकता, लेकिन अर्जुन क्यों जीता? भगवान उसके साथ थे। काबिलियत कितनी भी हो, जिसके साथ भगवान नहीं है ना, उसे कोई जिता नहीं सकता, कोई जिता नहीं सकता। ऐसे ही उस भगवान ने अपना स्वरूप माँ बाप के रूप में भेजा है। जब आप उसकी इज्जत नहीं करते हो, जब आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, तो आप सीधा पंगा उससे ले रहे हो, क्योंकि उसका स्वरूप है ना। कहां जाओगे? उससे पंगा लेके कहां जाओगे? कहां जीत जाओगे? कितने भी काबिलियत पाल लो, खुश नहीं रह पाओगे। पटकेगा एक दिन, ऐसा पटकेगा कि फिर याद आएगा, अरे काश हमने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर लिया तो उनको कहीं तीरथ तीरथ करा देते, घुमा फिरा देते। अपना ही शौक मौज पूरा करने में रह गए, उनका तो कभी किया ही नहीं। मरते वक्त ये सब ख्याल आएगा और तब कुछ हाथ में बचेगा नहीं ना। ये थोड़ा टॉपिक से हटके बात बोल दी मैंने, लेकिन जरूरी है। बड़ा बुरा हाल देखता हूं मैं सर आज के यूथ का, बहुत बुरा हाल है। डिस्ट्रैक्टेड, फुल ऑफ सोशल मीडिया का जुनून इस तरीके से हावी है कि कुछ दिखता ही नहीं है। एक व्यूज, लाइक्स, इसी के पीछे दुनिया है उनकी। चौथा फैक्टर है सर, टेक लोन फॉर एसेट ओनली, नॉट फॉर लग्जरी। मतलब लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेट बनाने के लिए लोन लो, लग्जरी के लिए लोन नहीं। लग्जरी कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको लेकर के आपको मजा आ रहा है,
होम लोन, सर मेरे हिसाब से ये लग्जरी ही है। होम लोन लेता क्यों है आज के टाइम में? घर के लिए नहीं, सोसाइटी का प्रेशर है, आसपास वालों को प्रेशर है, माँ बाप के प्रेशर है। कई बार ये शादी कैसे होगा, ले ले होम लोन, भाई जो नौकरी तो लगी है आप ले लो होम लोन, होम लोन में मर जाओ साले तुम, तो जिंदगी भर देते रहना EMI। प्रेशर होता है सर। 10 में से 9 लोग सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, हमको भी लेना ही पड़ेगा, इस तरीके से लेते हैं हम लोग घर। तो ये लग्जरी है मेरे हिसाब से। और वैसे भी पूरा सेशन हमने किया हुआ है, रेंट पे रहें कि घर पे रहें, देखो पूरा है, उस पर बात किया हुआ है लंबा। पर्सनल लोन, आईफोन के लिए लोन, चीज़ें खरीदने के लिए लोन, आजकल तो भैया फ्लैट तो ले लिया, फ्लैट में लग्जरी फर्नीचर कराने के लिए भी पर्सनल लोन ले रहे हैं। कोई भी ऐसा लोन जो आपको मज़ा देता है सर, वो लग्जरी लोन है, लग्जरी के लिए लोन है। लेकिन कोई भी ऐसा लोन जिस लोन की वजह से आपके घर में पैसा आता है, जैसे गाड़ी खरीदा लेकिन लग्जरी के लिए नहीं, ओला में चलाने के लिए, टैक्सी में चलाने के लिए, जैसे फ़ोन खरीदा तो लेकिन रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपके जेब में पैसा डाल रहा है। कोई भी ऐसा लोन जो आपके घर में पैसा डाल रहा है सर, वो एसेट के लिए लोन है। लोन लो, एसेट के लिए लो, लग्जरी के लिए नहीं। और मुझे लगता है कई बार ना लोन का जन्म ही मिडिल क्लास वालों के लिए हुआ है। सबसे ज़्यादा लोन देखो किसको मिलता है? सैलरीड पर्सन को। सर बिजनेसमैन अगर 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, और नौकरी वाला 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, समझना मेरी बात को, बिजनेसमैन अगर 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, और नौकरी वाला 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो बैंक सबसे पहले इस 50,000 वाले नौकरी वाले को देगी लोन, 10 लाख वाले को टहला देगी। हो सकता है उसको दे भी ना। मालूम क्यों? बैंक को पता है ये 50,000 वाला इसका हर महीने आएगा, ये हर महीने इसका फिक्स है, आना ही आना, कहाँ जाएगा और भाग के भी कहाँ जाएगा? जिस भी शहर, जिस भी देश में जाएगा नौकरी तो मांगेगा। ये उतना तो इसका औकात है नहीं रिस्क लेने का कि नौकरी छोड़ करके बिजनेस करने लग जाए। और बिजनेस भी करेगा तो पैन कार्ड तो वही है, आइडेंटिटी थोड़ी तुम बदल लोगे तो वो चलेंगे। इसको समझते हैं ना? ये सैलरीड आदमी की ज़्यादा औकात। बिजनेस वाला 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है, अगर नहीं दिया तो भाग गया, तो रिस्क लिया है तभी तो ये 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है। आदमी बिना रिस्क लिए 10 लाख रुपये महीने बिजनेस से तो कमा नहीं सकता। नौकरी वाला पता कहीं नहीं आने वाला है, फिक्स है। ये बुरा लगा? लगना चाहिए। लोन लेकर के बैठे हो, लिया है क्या लोन? किसके लिए लोन लिया? घर के लिए, फोन के लिए, कि फर्नीचर बनाने के लिए, कि कपड़ा लत्ता के लिए? फिर आप ही के लिए बोल रहा हूं मैं, लोन लो एसेट बनाने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए नहीं। मिडिल क्लास दिखने के लिए, रिच क्लास दिखने के लिए नहीं, रिच क्लास बनने के लिए लोन लो। लेते ना बड़े बड़े बिल्डर 1000 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अंबानी लिया ना लोन जियो के लिए, कितना 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़, कितने का लोन लिया था ना? ऐसे ही 1 लाख करोड़ का लोन लिया। क्यों? एसेट बनाने के लिए, जियो को खड़ा करने के लिए, अमीर बनने के लिए लोन ले रहे हैं। वो अमीर पहले से है लेकिन और अमीर बनने के लिए लोन लिया। आप गरीब बनने के लिए लोन लेते हो क्योंकि आपको दिखाना है, बेवकूफ़ कहीं के। पांचवा से पहले एक और बात बता दूं, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था, क्रेडिट कार्ड से हर महीने भारत में 300 करोड़ रुपए निकलता है। नहीं समझे? क्रेडिट कार्ड जो होता है ना आपके पास, हर महीने लोग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हैं एज कैश। मिला जुला करके आंकड़ा कह रहा हूं, कोई एक आदमी नहीं। मतलब समझ रहे हो सर? क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना सबसे खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज का मतलब वो जानलेवा इंटरेस्ट लेता है, साल का 40, 45, 50% इंटरेस्ट लेता है। और इतने इंटरेस्ट जानने के बावजूद भी आदमी अगर कैश निकाल रहा है तो सोच लो किस लेवल की उसकी मानसिकता, किस लेवल के पैसे की उसकी जरूरत है। और जब इतना बड़ा अमाउंट हर महीने निकल रहा है तो ये तो तय है भैया इमरजेंसी के लिए नहीं निकल रहा है। इमरजेंसी के लिए कुछ परसेंट निकलेंगे, लेकिन 90% लोग तो भैया जरूर अपनी लग्जरी, जरूर अपनी हरामखोरी करने के लिए निकाल रहे हैं कैश। या कुछ हरामखोरी कर रखा होगा, कोई लोन ले रखा होगा, कुछ चीजें खरीद रखी होगी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर 1 लाख रुपए की लिमिट किसी को मिलती है तो बपौती मान लेता है ना, 1 लाख रुपए मेरे बाप का है, उड़ाओ खर्चा करो। और तुम्हारी सैलरी है 30,000 रुपये, जब देखा जाएगा, जब आएगा बिल तब देखा जाएगा। और जब बिल सामने आता है 1 लाख रुपए दे रहा है, हालत खराब, क्या करें भैया? फिर आदमी फिर कैश निकालो, लोन लो, ये लो चुकाने के लिए। क्या यार, क्या आदमी सिखा रहा हूं, ये सब सीखो, नहीं तो जिंदगी भर मिडिल क्लास में झूलते रहोगे पेंडुलम की तरह, इधर 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 इधर। और एक दिन यमराज बाल पकड़ के खींच के ले जाएगा, चल चल, जिंदगी भर तूने हरामखोरी करी, चल यहां से। क्या करोगे फिर? 5वां तरीका, शर्म छोड़ो। शर्म छोड़ दो सर, मिडिल क्लास का फैक्टर शर्म, शर्म शर्म सबसे बड़ा फैक्टर है। एक बताऊं, अभी 2009 में मेरे साथ एक लड़का
मेरा बाइक साफ़ किया करता था, मतलब बाइक जो घर में साफ़ करने के लिए आते हैं ना, 2009 की बात बता रहा हूँ, 150 रुपये दिया करता था मैं उसको। अभी कुछ दिनों पहले मॉल में टकराया मेरे से, मैं तो नहीं पहचाना उसको, वो पहचाना मेरे को। वो सामने से टोका, सागर भैया आपको याद है? मैंने कहा याद है मतलब, मुझे लगा अब लोग मिलते रहते हैं कहीं बाहर जाओ तो, मुझे लगा ऐसे ही कोई मुझे जानता होगा यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए। तो सागर भैया आपको याद है, आपका ऐसा से मैं वहाँ रह गया गाड़ी साहब। अरे बस तू झिटझाट में पूरा था, बढ़िया कपड़ा भी पहना था, उसके साथ एक लड़की भी थी, बताया उसने उसकी वाइफ थी। तो पता चला भैया ये रंगत कैसे बदल गया, 2009 से लेकर के ये 10-12 साल में कैसे ये सब हो गया। तब उसने अपनी कहानी जो बताई ना सर, बताऊँ आपको सर, गाड़ी सफाई करता था। आज के टाइम पे वो कौन सी कोटिंग होती है, सेरेमिक कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग का पूरा शोरूम है उसका। सर 50 लाख से ज़्यादा का महीने का रेवेन्यू करता है वो, 12-15 स्टाफ को पालता है वो। मैंने कहा इतना सब कैसे कर लिया? बोला भैया वो सब लोगों की गाड़ी साफ करते थे, स्क्रैच वगैरह लगता था, तो फिर हमने देखा स्क्रैच कर उससे बचाने के लोग क्या करते हैं, फिर कोटिंग करते थे, तो हमने छोटा मोटा कोटिंग का काम शुरू किया। फिर हमने अपना दुकान खोला जिसमें बाइक स्कूटी करने लग गए, फिर हमने कार का करने लग गए, फिर थोड़ा टाइम काम और बढ़ा था, अब लग्जरी गाड़ियों का भी करते हैं। अरे मर्सिडीज BMW उसके शोरूम में लगी रहती हैं। कौन था वो मेरे बाइक पे पोछा मारता था, सफाई करता था, और 150 रुपये महीना देता था मैं। एक बात बताऊं, जो आदमी ग्रेजुएशन कर रखा है ना, डिग्री ले रखा है कोई, उसको बोलो पोछा मारने के लिए, कभी नहीं मारेगा वो, छोटा काम है। मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? उसको ना पहले से बड़ा काम चाहिए, बड़ा काम करके दो उसको, मतलब बड़ा वो आ जाए तब दो उसको, छोटा नहीं चाहिए। शर्म आती है ना उसको, बोलो पेपर डालने को, नहीं छोटा काम है। अभी हुआ मेरे साथ, एक लड़का मिला मुझे, मतलब काम करता है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, तो कह रहा भैया कोई नौकरी वोकरी दिलवा दीजिए ना, हमको निकाल दिए हैं सोसाइटी वाले। हमने कहा नौकरी कितने की नौकरी चाहिए? बोला कोई 8-10 हज़ार का कुछ मिल जाए, कोई नौकरी को लगा दीजिए। अब 8-10 हज़ार की नौकरी, ज़्यादा वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है शायद 10वीं के अंदर ही होगा। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, आजा मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं चाय पानी वगैरह का काम कर ले, आजा। तो रिएक्शन सुनना। अच्छा पहले वो भी कुछ सफाई जैसा ही कुछ काम कर रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ काम करता था। तो रिएक्शन करना, नहीं भैया ये काम हमसे कहाँ होगा, छोटा काम है, कुछ बढ़िया काम बताइए। तो मुझे लगा बढ़िया काम। मैंने कहा फिर आजा मैनेजर बन जा। तो कहता नहीं भैया उनसे होगा कहाँ, छोटा काम। अब समझना, छोटा काम उससे होगा नहीं, बड़ा काम वो करने के लायक नहीं है। फिर मैंने काम करके, भाई समय है तेरे पास 10 मिनट? बोला हाँ भैया बिल्कुल है, बताइए क्या करना है। हम कहा ट्रक के नीचे आ जा यार, तू क्या करेगा रह करके, तेरे लायक काम ही नहीं है धरती पर, कितना पढ़ा लिखा है? तो कैसा 10वां के अंदर ही है? अरे 10वीं के अंदर तुम पढ़े लिखे हो। मैंने कहा बाबूजी कितना कमाते हैं? कहते बाबूजी छोटा मोटा काम करते हैं, वो पंचर का दुकान है उनका। समझ रहे हो ये दिक्कत है सर। आदमी ना सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए उसको, पहले से बड़ा करना नहीं है, सब कुछ पहले से चाहिए। आदमी इसीलिए गरीब है। कौन सा ऐसा बिजनेसमैन देखो जो कि पहले से बड़ा काम उसको मिला? हर आदमी ने छोटा काम किया है। चाहे धीरू भाई अंबानी का ले लो, चाहे गूगल के फाउंडर का ले लो, चाहे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को ले लो, चाहे एलोन मस्क को ले लो, किसी को भी ले लो यार, जिसको पूजा करते हो ना, जिसकी कहानियां सुनते हो, जिसको बिलियनियर मिलियनियर मानते हो, किसी को भी ले लो, सबकी जर्नी ना छोटे काम से शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि उसने छोटे काम को छोटा काम समझा नहीं, शिद्दत से किया और उसको बड़ा किया। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुमको शिद्दत, तुम्हारे को शिद्दत का मतलब ही तुमको नहीं पता, तुमको पहले से ही बड़ा काम चाहिए। इसीलिए तुम जैसे आदमी नौकरी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटी चीज छोटा काम है, ये छोटा काम होगा नहीं। अरे यार छठा सुनो, फेल होने का डर। सर फेल होने का डर एक ऐसा डर है ना जिसकी वजह से आदमी इनिशिएटिव ही नहीं लेता। मैं नहीं कहता फेल होने का डर बुरा डर है, होना चाहिए, सबको होना चाहिए, और होता भी है, मुझे भी होता है। लेकिन फेल होने का डर से बचने का सर तरीका ऐसा है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने आप को और लायक बनाओ, अपने आप को और कैपेबल बनाओ, ताकि फेलियर ना मिले आपको, है ना। ज़्यादा लायक बनेंगे तो फेलियर हो सकता है ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि हराम खोरों की तरह, अरे कहीं बिजनेस शुरू करने फेल ना हो जाए, छोड़ो बिजनेस शुरू नौकरी कर लेते हैं। अरे आदमी कहो बिजनेस शुरू कर ले, अरे फेल हो गया तो एक काम कर पंचर का दुकान कर ले, अरे छोटा काम है भैया। तो एक काम कर बाइक का शोरूम खोल ले, अरे नहीं चला तो
तो एक काम कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, अरे डूब गया तो एक काम कर एसआईपी कर ले, म्यूचुअल फंड कम ले, अरे कंपनी भाग गई। तो ऐसे आदमी को मन करता है मैं बोलूँ एक कोहनी अगर तेरे सर पे मार कर तेरे धरती के अंदर धंसा दें, मर जाए हैं तब। हर चीज में तो तुम जिंदा का है भाई। ऐसे आदमी को मैं कहता हूं रास्ते निकलो, ट्रक के नीचे आ जाओ, बड़ी जगह है वो। हंसी आती है मुझे कभी कभी ऐसे लोग मानसिकता सोच सोच करके। आजकल थोड़ा सा माँ बाप का भी दोष है इसमें, थोड़ा सा मैं कहूँगा ओवर पैम्पर्ड। क्या करें, लेकिन माँ बाप भी क्या करें, इमोशनल बनाया है भगवान ने उनको। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा स्ट्रगल फेस देखे, मेरा बच्चा संघर्ष करे। और बाप माँ तो ऐसे प्राणी होते हैं, बच्चे का संघर्ष देख करके वो संघर्ष अपने सर पे ले लेंगे, लेकिन बच्चे को संघर्ष नहीं आने देंगे। लेकिन यही गलत है, यही गलत है सर। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है ना, वो बाज का बच्चा अपने बच्चे को ले उड़ान सिखाने के लिए ऊपर ले जाता है, आसमान में ऊपर छोड़ देता है, और जब नीचे ज़मीन पर टकरा कर गिरने वाला होता है तब जाके वापस पकड़ लेता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है। बार बार यही प्रक्रिया उसके साथ निभाता है तब तक जब तक वो छोटा बच्चा उड़ना ना सीख जाए। उसको भी लगता होगा अरे इतने देर छोटा, डरेगा मेरा बच्चा, डर जाएगा, नहीं करें तो वो बाज कभी बनेगा ही नहीं। बाज कोई बच्चा पता है कि अगर मेरे बच्चे को मुझे बाज बनाना है, पक्षियों में सबसे ताकतवर पक्षी बनाना है, तो ये संघर्ष को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम ये इंसान भूल जाते हैं ओवर इमोशनल होकर के। अपने बच्चों को बिजनेस मत करो, बूढ़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नौकरी करना काहे के लिए 1 लाख 10 लाख, ठीक है तेरे लिए 10 लाख जिंदगी कटेगा, ठीक है, और सरकारी नौकरी मिल जाता और बढ़िया है, भरपूर हरामखोरी होगी उधर। नहीं, 7वां फैक्टर है सर, दूसरों को दोष देना बंद करो। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी कमियों को बढ़ावा देना, यही मतलब होता है दूसरों को दोष देना। दूसरों को दोष आदमी कब देता है? जब खुद की गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती, जब कि खुद की गलतियों को निकाल कर उसके बारे में बात करने की आदमी की हिम्मत औकात नहीं है, तब जाके वो अपनी गलती मढ़ देता है किसी और पे। अरे मेरा टाइम ही खराब नहीं था, अरे पैसा कम पड़ गया ना इसीलिए फेल हो, ज़्यादा पैसा होता तो तुम निकालिए देते। अरे साथ ही नहीं दिया मेरा, कोई साथ देता, माँ बाप भी साथ नहीं दिया, दोस्त भी साथ नहीं दिया, भाई भी छोड़ दिया, इसीलिए मेरा काम नहीं हो पाया। कोई साथ देता ना तो करिए देते। एकदम बेवकूफ़ आदमी, बजाय ये देखो ना कोई साथ, अरे कौन साथ देगा तुम्हारा भाई? राम का किसने साथ दिया, कृष्ण का किसने साथ दिया? ये सब अकेले बलबूते किया है उन्होंने, और तभी उनकी पूजा होती है। तुमको चाहिए कि समाज तुम्हारी पूजा भी करे, और पूजा करने से पहले तुमको सब समाज साथ भी दे दे। ऐसे थोड़ी होता है। पूजा तो उसी की होती है जो अपने दम पे सब कुछ करता है। किसी के कंधे पर बैठ करके उड़ान भरने वालों के आदमी की पूजा नहीं होती सर। कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि मुसीबतों का बल, मुसीबतों का बोझ सह सके। कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि बुरे समय को अपने कंधे पर लेकर के उड़ सके। तुम्हारा क्या है? और फिर कहेंगे बेरोजगारी, शुरुआत में बोला ना मैंने, बेरोजगारी, सरकार ध्यान नहीं दे रही है यूथ पर, जॉब का देख नहीं रही है। अरे बोला ना मुंबई वाला किस्सा, जॉब का नहीं देख रही है, एडिटर वाला। अरे सर एक ढंग का एडिटर नहीं मिला, एक ढंग का थंबनेल बनाने वाला नहीं मिलता, सोचना पड़ता है सर। 100 लोगों का इंटरव्यू, 100 लोगों का काम देखना पड़ता है, तब जाके एक थंबनेल बनाने वाला मिलता है। बेरोजगारी नहीं होगी तो क्या होगी फिर? चारों तरफ हरामखोरी चल रही है, बेरोजगारी तो तय है होना। अभी बिहार के एक लड़का के बारे में मुझे पता चला, उसने रील भी कुछ बनाया था सर। वो जहाँ भोज होता है ना, खाना वाना खिलाया जाता है, वहाँ पर वो पत्ते परोसने का काम करता है, और सिर्फ पत्ता परोसता है, वो और कुछ नहीं करता सर। पत्ता परोसने के लिए उसका चार्ज है सर 5,000 रुपये। एक इवेंट में जाएगा, सिर्फ पत्ता परोस करके आएगा, 5,000 रुपये लेगा। आप दोगे कभी पत्ता परोसने के लिए किसी को 5,000 रुपये? पत्ता समझ रहे हो ना, थाली, जो पत्तल का थाली होता है भोज में, हमारे यहाँ बिहार में बैठ करके जो खाते हैं। बुफे सिस्टम तो कम ही होता है ना, तो शहरों में चोचले। हमारे यहाँ तो कुर्सी पर बैठ करके आदमी पत्तल परोस करके उसमें खाता है। क्यों मालूम? इतना पैसा उसको क्यों देते हैं? क्योंकि उसका पत्तल परोसने का जो स्टाइल है ना, एकदम फिल्मी स्टाइल में करता है। मतलब आम आदमी कर नहीं सकता जिस तरीके से वो खेल करता है पत्तों का, और एकदम सटीक आदमी के सामने जाकर के गिरता है। तो एक खेल देखने के लिए लोग बुलाते हैं, उसका 5,000 रुपये। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं सर, आप चाहे लेटरिन साफ करने का काम करो,
लेकिन लैट्रिन भी इस तरीके से साफ करो कि दूसरों को 500 रुपये दिया जाता है, आपको बंदा 50,000 रुपये दे, 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे। पता चले नहीं यार ये क्या लैट्रिन साफ करता है, इसके लैट्रिन साफ करने के बाद मेरा 15 दिन तक लैट्रिन गंदा ही नहीं होता, शकल देखते हो शकल दिख जाता है कमोड में, ऐसा साफ कर देता है। ऐसा करो ना, कुछ अलग, माहिर बनो ना अपने काम में। तुमको माहिर नहीं बनना, सरकार कुछ कर दे, माँ बाप कुछ कर दे, पड़ोसी कुछ कर दे, दोस्त कुछ कर दे, विधायक जी कुछ कर दे, तुम्हारे लिए भी कहूँगा मैं, ट्रक के नीचे आओ, वही जगह है तुम्हारे लिए सही। कुछ कर दे, फिर ट्रक वाला कुछ दिन कर देगा, तुम किसी दिन कर देगा तुम्हारे लिए। 8वां फैक्टर सुनो, इंटरेस्ट नहीं है, ये कहना छोड़ दो। इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस काम में। अब ये क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, दोस्त क्या कहूँगा, कलीग कहूँगा, मेरे साथ कभी किसी आईटी कंपनी में रहा था वो, और मेरा नंबर सेव रहा होगा, स्टेटस वगैरह देखता होगा, तो आई गेस मुझे लग रहा है 12-13 साल बाद उसने फ़ोन किया है। तो 12-13 साल या 10 साल तो कम से कम हो ही गया होगा। फ़ोन किया, अरे यार सागर मैं तेरी ग्रोथ देख रहा हूँ यार, छा गया है ये वो, तेरे स्टेटस पे रील लगते हैं यार, क्या आदमी बन गया तो बड़ा बड़ा। मैं कहा थैंक यू, बता भाई कैसा है हाल चाल, जो नॉर्मली होता है। फिर कहता है भाई मुझे भी तेरे जैसा बनना है, बता क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे जैसा क्यों बनना है भाई, मेरे से बेहतर बन, मेरे से ज़्यादा अच्छा बन। कहता नहीं यार उतना ही बन जाओ तो काफ़ी है। बेइज्जती भी कर दी बताओ पहली दूसरी लाइन में। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने पूछा उससे इंटरेस्ट क्या है तेरा, इंटरेस्ट वगैरह देख, अपना काम वाम शुरू कर, कुछ मतलब बातें होने लगी। लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं तूने कहाँ से शुरू किया। तो मैंने उसको कहा देख भाई मैंने तो अपनी जर्नी MLM से शुरू करी थी। तो बोला MLM, नहीं वो तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा MLM के बाद मैं रियल एस्टेट में भी गया, रियल एस्टेट में भी प्रॉपर्टी वगैरह बेची, और आज के टाइम में मेरी खुद की कंपनी है रियल एस्टेट की। तो कहता नहीं यार रियल एस्टेट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा फिर मैं यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह करता हूँ, यूट्यूब वगैरह सेशन सोशल मीडिया पर रील करता हूँ, तो ये सब करना शुरू कर दे। बोला उसमें क्या करूँगा मैं बता, तेरे को जो आता है, जो सिखा सकता है या कुछ कर सकता है तो वो करके दिखा, लोगों को पसंद आएगा, व्यूज़ आएगा, फिर पैसा आएगा तेरे को। नहीं यार ये काम मेरे से नहीं होगा, समझ रहे हो। फिर उसको क्या बोलना चाहिए मेरे को, कहाँ जाना चाहिए उसको, हाँ उधर ही नीचे ट्रक के। बोला नहीं मैंने उसको, पहली बार इतने सालों बाद फोन करा तो बोलना ठीक नहीं लगता ना, लेकिन मन में यही आया मेरे, इसको भी आ जाना चाहिए। ज़्यादातर काम में उसको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ काम उसको करना नहीं है, तो करना क्या है भाई, तेरे को डेस्टिनेशन दिख रहा है कि ये आदमी जहां पहुंच गया मुझे भी पहुंचना है, ये आदमी जैसा फेमस हो गया मेरे को भी फेमस होना है, लेकिन जिस प्रोसेस से वो आदमी होकर गया है वो प्रोसेस तेरे को नहीं चाहिए। पटाक डायरेक्ट गद्दी मिल जाए ऐसा इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आजकल के यूथ को बोलो ना ये काम कर ले, इंटरेस्ट नहीं है, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये वाला मेरे से होगा नहीं, ये वाला मैं करूंगा नहीं। तो क्या करेगा, तेरे में इंटरेस्ट कहाँ है, पैसा है ही नहीं, जेब खाली है तुम्हारा, और इंटरेस्ट की बात करते हो। सर इंटरेस्ट की बात तो तब करो जब तुम्हारा जेब भरा हुआ है, बैंक भरा हुआ है, तब समझ में आता है इंटरेस्ट। टाटा के सामने जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो नहीं कहेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। टाटा वाला बोलेगा टर्न कितना रेवेन्यू बता भाई, ब्रेक इवन बताओ, इन्वेस्टमेंट बता क्या है कितने में, बोले 1 साल के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट लगा दे, वो इंटरेस्ट नहीं देखेगा। अंबानी अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खोल लिया, उसने इंटरेस्ट नहीं देखा, मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दे, नहीं खोलना, ऐसा नहीं होता। अंबानी बोले मेरे को पेट्रोलियम में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। भाई धंधे वाला आदमी देखता है कितना लगाने पे कितना समय लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और प्रॉफिट कितना है बता, घुस गया उसमें। ये गरीबों की सोच है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर वाला आएगा एक दिन, यमराज बोलेगा तेरे में इंटरेस्ट आ गया मेरे को, चल। मस्त है ना लोग आज के, और कहेंगे हमको अमीर बनना है। कहां से बनोगे अमीर 9वां, इनकम दिखाने और इनकम बताने की चुल्ल। हाँ ये थोड़ा अलग है, लेकिन ध्यान से सुनो भैया। आदमी को जब नया नया पैसा आता है ना, वो स्टेटस पे लगाएगा, ये दिखाने की चुल, लगता है हम दिखाएं लोगों को। पता चले कभी ट्रेडिंग वेडिंग किया, 5,000 रुपये कमा लिया, तो स्टेटस पे लगाया 5,000 रुपीज़ इन 1 डे। अब दोस्त यार इधर उधर रिलेटिव रिश्तेदारों ने देख लिया, अरे 5,000 रुपये एक दिन में कमा रहा है, तो आदमी फिर हिसाब लगाने लग जाता है। 5,000 रुपये एक दिन का मतलब महीने का 1.5 लाख रुपये छाप रहा है लौंडा, ये बहुत कमा रहा है। तो 20,000 रुपये मांगते हैं इससे। अब वो 20, आपका कोई अगर करीबी दोस्त है, उसने अगर देख लिया कितना कमा रहा है, फिर दोस्तों में कैसा होता है, लंगोटिया यार जो होता है, भले आपने एक दूसरे की चड्डी पहन रखी हो, उस तरह के टॉप हो, आदमी एक दोस्त कम कमा रहा है, दूसरा दोस्त ज़्यादा कमा रहा है, तो कम कमाने वाला दूसरे वाले को बपौती समझता है।
नॉर्मल चीज़ है, ये होता है, सबके साथ होता है। ऐसे मत समझना ऐसे दोस्त के बारे में अरे ऐसा ही होता है भाई। 3 इडियट नहीं देखे हो कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ऐसे ही होता है भैया। फिर वो कम पैसे वाला बपौती समझता है, 20,000 तो मेरे को दे ही देगा, 20,000 ला। अब आप कहोगे कि अरे भैया प्रॉफिट तो एक ही दिन हुआ था, बाकी तो रोज लॉस हो रहा है। वो कह झूठ बोला, नहीं पैसे बात है भाई, 20,000 का हमको जरूरत है। अब फिर आप हमारा पीएनएल खोल के दिखाओगे अरे इतना, तो फिर अब वो मजाक उड़ाएगा आपका। 5,000 दिखा रहा था, रोज तो लॉस कर रहा है, तो रोज तो बुढ़ा रहा है, और अब आप मजाक के पात्र बनोगे। सर समाज ऐसे ही होता है। आप अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो समाज आपके पीछे लगेगा, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे। लेकिन अगर कम कमा रहे हो तो मजाक उड़ाएगा समाज। आप बच नहीं सकते सर। इनकम का दिखावा बंद करो, फालतू चीज़ें हैं सब। हमारे गांव में होता ना, किसी ने अगर मकान बना लिया 3 तल्ला, तो भैया इलेक्शन का चुनाव का जिक्र नहीं होता वहाँ, उस आदमी का जिक्र होता है पूरा पंचायत में। अरे बहुत माल छाप रहा है, 3 तल्ला मकान ठोक लिया है, 3 साल में दिल्ली में रह रहा है, और दिल्ली में 3 साल में ही 3 तल्ला मकान ठोक लिया, मतलब बहुत छाप रहा है। हाँ यार वो सही बोल रहे हैं, हमको पैसा की जरूरत है, 25,000 रुपये लगता ही दे देगा। हाँ मांग लो, दे देगा। चल गए 25,000 रुपये मांगने के लिए। अब वो कहेगा भैया सारा पैसा तो हमारा 3 तल्ला मकान में ठोक गया। बोला ऐसा नहीं, फिर दुश्मनी कर लेगा वो। आदमी ठीक नहीं है, पैसा नहीं दे रहा, पैसा बहुत है इसके पास, दे नहीं रहा, आपको जरूरत पे। ऐसा आदमी होना नहीं चाहिए समाज में। लेनी ना देनी कुछ, आप दुश्मनी पाल के बैठ गए। अच्छा, दूसरे का इनकम जानने का चुल, ये भी रहता है। मैं देखता हूं आदमी अपने इनकम का हिसाब किताब रखे ना रखे, लेकिन दूसरा कितना कमा रहा है पूरा हिसाब किताब। 5,000 का डेली का स्टेटस लगाए तो महीने का, साल का हिसाब तक पहुंच जाएगा, वो हिसाब लगा लेगा। अपना कितना कमा रहा है पता नहीं, दूसरे का कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। 50 नहीं, हमको लग रहा है 60 तक तो चला जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो, 1 लाख रुपये कमा रहा है लौंडा, तुमको क्या मतलब। सब गरीबों के लक्षण है, मिडिल क्लास वालों के लक्षण है ना। अपनी इनकम ना किसी को बताने का, ना किसी की इनकम अपने को जानने का, अपनी इनकम सिर्फ बढ़ाते रहने का। क्या बोला मैंने, अपनी इनकम ना किसी को बताने का, ना दूसरे की इनकम मेरे को जानने का, अपनी इनकम सिर्फ बढ़ाते रहने का। बस काम करते रहो, मगन रहो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सेशन समझ आया आज का? क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया? समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ भी आया और मज़ा भी आया। मज़ा आया तो एकदम खूब जोर से लगाओ। देखो ये बेसिकली 2 पार्ट है। मिडिल क्लास का जो ट्रैप है, मिडिल क्लास का जो जंजाल है, ये सेशन बहुत लंबा है। सिर्फ मैंने 9 बताए हैं, अभी 20 है टोटल मेरे पास, तो बाकी अभी बचा हुआ है। तो लेकिन अगला पार्ट मैं तभी लेकर के आऊँगा जब मुझे इस सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के आपके कमेंट मिलेंगे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, और दूसरा सेशन, तब जाकर मैं दूसरा सेशन लेकर के आऊँगा। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल रखा है। SRS 50 कूपन कोड यूज़ कर लेना 50% डिस्काउंट लेने के लिए, ठीक है। तो कमेंट में बताइए, हम पढ़ रहे हैं आपका कमेंट। कमेंट देख रहे हैं, कमेंट कीजिए, बताइए।